चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको संविधान के बारे में बता रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान को बताते हुए आपको बताया था कि कैसे हमारा संविधान बना, उसका विकास, फिर भाग, अनुसूचियाँ, फिर भागों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और उसको बताते हुए हम लोग पिछली क्लास में आपको भाग 3 आपको बताया था, पार्ट 3। और पार्ट 3 में आपको बताया था क्या था, मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे। और ये बताया था कि जो मौलिक अधिकार थे कि इंसान को इंसान के तरीके से स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने के लिए जितने न्यूनतम अधिकार होने चाहिए, मिलने चाहिए, वही उस व्यक्ति के क्या होंगे, मौलिक अधिकार होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे। और ये जो मौलिक अधिकार है, ये चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है, इनको पूरी गारंटी दी गई है। और बताया था कि अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। और क्योंकि ये मानव अधिकारों की भी बात करता है, इसलिए इसमें जो व्याख्या दी गई है कि ये कोई विदेशी अगर भारत में आता है, कोई फॉरेन सिटीजन भी अगर भारत में है, तो वो भी मौलिक अधिकारों की मांग कर सकता है, उसकी डिमांड कर सकता है। और उसके लिए आपको बताया था कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसकी मांग विदेशी नागरिक नहीं कर सकते, कुछ केवल भारतीय के लिए थे। आपको बताया था कि अनुच्छेद 15 था, 15, फिर 16 आपको बताया था, 16, 15, 16, 19, 29 और 30 बताया था कि ये केवल किसके लिए है, भारतीयों के लिए है, कोई विदेशी इसकी मांग नहीं कर सकता। ठीक, यानी इसके अलावा बाकी जितने हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि की समक्ष समता, उसको भी मिलेगी। ठीक, उसे भी आपको बताया था कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी, उससे आपको लाभ, उसको भी लाभ दिया जाएगा। उसको भी अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, उसको भी सारी चीज़ें मिलेंगी। शोषण से विरुद्ध रक्षा का अधिकार उससे भी मिलेगा। लेकिन उसको डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाएगा, भाई विदेशी है तो इतना तो भेदभाव करना पड़ेगा। 16 आपको बताया था कि उसको तो आरक्षण मतलब नौकरी में तो देंगे नहीं व्यवस्था। 19 उसको एक्सप्रेशन देंगे नहीं, भाई हम अपनी सरकार को गाली दें, कोई और क्यों देगा। ठीक है, 29, 30 माइनॉरिटीज, अब कोई विदेशी आके बोले कि हम यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, तो होगा नहीं। ठीक, तो बताइए कि ये कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल और केवल किसके लिए हैं, भारतीय नागरिकों के लिए बिल्कुल रिजर्व है, कोई विदेशी नागरिक इसकी मांग नहीं करेगा। ठीक, फिर आपको बताया था इन पर कुछ प्रतिबंधित भी किए गए हैं, इस पर कुछ अवरोध भी हैं, जिसमें आपको बताया था 2 अनुच्छेद है, एक 33 और 34। 33 में आपको बताया था कि जो जरूरी सेवाएं हैं, ठीक है, जो ये इंटेलिजेंस के लोग हैं, आर्म फोर्सेज हैं, उनके लिए हमारे मौलिक अधिकार यानी भाग 3 क्या होंगे, 0 होंगे। और फिर 34 में आपको बताया था कि जहाँ भी मार्शल लॉ लगेगा, मार्शल लॉ यानी सेना, तो जहाँ भी सेना विधि होगी वहाँ पर कोई मौलिक अधिकार काम नहीं करेगा। ठीक, ये सारे आपको बता दिए थे। अब ये हमारा कौन सा भाग था, भाग 3। अब आएगा कौन सा, भाग 4। तो लिख लीजिए पार्ट 4, भाग 4। तो भाग 4 में क्या है, हाँ आपको लिखवाया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, किस भाग में है, भाग 4 में, पार्ट 4। अब ये राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसीज, तो ये है क्या, पहली बात तो ये कहाँ से लिया गया, फॉरेन सोर्सेज आपको लिखवाया था, विदेशी स्रोत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। अब ये है क्या, इससे क्या व्यवस्थाएं बनती हैं, इससे क्या चीज़ें हैं, कि जैसे इसमें लिखा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये जो 4-5 शब्द लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इंग्लिश में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट या फॉर स्टेट पॉलिसीज। अब खुद से इन चारों पांचों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये 4-5 शब्द जो लिखे हुए हैं, इसका अलग अलग मतलब क्या है।
फिर इसको एक साथ जोड़िए कि इस डीपीएसपी का मतलब शॉर्टकट में क्या निकल के आ रहा है। खुद से आप विचार करेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे, कुछ खास इसमें समस्या नहीं है। क्या आप इस पर ध्यान लगाइए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर या ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो बार बार उसको आप पढ़िए और बार बार उसको पढ़ के उसका मतलब निकालने की कोशिश कीजिए कि उसका मतलब क्या हो सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य की नीतियां देश का क्या नीति। देखिए पहली बात तो ये किसके लिए है, स्टेट के लिए, स्टेट यानी राज्य। तो राज्य की जो परिभाषा यहाँ भी वही है जो आर्टिकल 12 में थी। राज्य का मतलब वही केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो आपको समझाया था पूरा नीचे से ऊपर तक, वो सब किसके आएंगे, राज्य। नीति, नीति यानी जो स्टेट अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। तो स्टेट जो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, जो नीतियां बनाते हैं, ठीक, उसके लिए क्या है, निर्देश। निर्देश यानी डायरेक्शन। यानी राज्य जो अपनी नीतियां बनाएगा उसके लिए क्या है, निर्देश, डायरेक्शन। यानी और ये डायरेक्शन किसने दिया, हमारे संविधान ने दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। तो हमारे संविधान ने भाग 4 के माध्यम से हमारे राज्य को यानी हमारी सरकारों को कुछ निर्देश जारी किया। कुछ क्या जारी किया, डायरेक्शन, कि आपको ये काम करने हैं। समझ गए। यानी भाग 4 किसके लिए है, स्टेट के लिए है, राज्य के लिए क्या है, निर्देश, डायरेक्टर, डायरेक्शन। किस लिए निर्देश दिया गया है, नीतियां बनाने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए। यानी राज्य जो अपनी नीतियां बनाएंगे उसके लिए क्या दिया गया है, निर्देश। यानी राज्य को क्या क्या काम करना है, समझ गए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी, यानी स्टेट जो अपनी पॉलिसीज बनाएंगे उसके लिए क्या दिया गया है, निर्देश। समझ गए। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो हमारे संविधान ने हमारे राज्य यानी हमारी सरकारों को कहा है कि आपको जनता की भलाई के लिए ये काम करने हैं। यानी ये किसके लिए है, जनता की भलाई करनी है। भाई संविधान देश के लिए बना है, तो इसमें कहा गया है कि भाई सरकारें जो काम करेंगी उसके लिए व्यवस्था दी गई कि आपको, संविधान ने कहा है कि आपको ये पॉइंट्स है, ये आपको करने हैं। क्लियर हुआ। यानी ये गाइडलाइंस किसके लिए है, स्टेट के लिए है, ठीक। अब ये स्टेट के लिए क्या है, एक डायरेक्शन है। ये क्या दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि आपको ये काम करना है, तो स्टेट करेंगे, ठीक। इन केस मान लीजिए जैसे आपको बताया कि भाग 3 में क्या था, पार्ट 3 में, भाग 3 में क्या था, मौलिक अधिकार। पार्ट 3 क्या था, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसके लिए थे, नागरिकों के लिए। किसने दिए, हमारे संविधान ने। तो हमारे संविधान ने हमारे देश के नागरिकों को कहा कि भाई आपको ये अधिकार मिल रहे हैं, तो अधिकार मिलते हैं। उसी तरीके से संविधान ने भाग 4 के माध्यम से हमारी सरकारों को निर्देश दिया कि आपको जनता की भलाई के लिए ये काम करने हैं, तो सरकारें करेंगी, ठीक। फिर से भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, किसके लिए है, नागरिकों के लिए। तो हमारे संविधान ने अधिकार दिए तो नागरिकों को वो अधिकार मिलते हैं। इनकेस नहीं मिले तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जा सकते हैं। यानी संविधान का भाग 3 क्या है, जुडिशियबल है, कि उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। उसी तरीके से भाग 4 ने कहा कि भाई सरकार को कि आपको जनता के भलाई के लिए ये काम करने हैं, तो सरकार करेगी। इनकेस मान लीजिए कि सरकार नहीं कर रही या नहीं कर पा रही, तो क्या उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। यानी सवाल यह है कि क्या संविधान का भाग 4 न्यायालय में वाद योग्य है या नहीं, जुडिशियबल इन कोर्ट और नॉट। क्या वो गारंटीड है कि जो लिखा है वो करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं किए तो क्या होगा। जैसे भाग 3 तो बिल्कुल गारंटीड है, वो हम लिखा है तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट करवाएंगे, मिलेगा गारंटी। यानी सवाल उठता है कि क्या संविधान का भाग 4 न्यायालय में वाद योग्य है या नहीं। सरकार के रास्ते तो जाना ही
ये देखिए, ये एक निर्देश है, डायरेक्शन। ये क्या है? निर्देश। तो जो निर्देश दिया वो किसने दिया? संविधान ने। और पार्ट 3 में क्या है? राइट। जैसे आपने पैसा जमा किया, पढ़ने का अधिकार आपका अधिकार है। हमने निर्देश जारी किया कि आप लोग अनुच्छेद लिख लीजिए। अब कुछ लोग लिखे, कुछ लोग नहीं लिखे। जो लिखे ठीक है, जो नहीं लिखे तो हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि नहीं लिखे तो हम क्या कर लेंगे? कुछ कर सकते हैं? बताओ भाई। समझा सकते हैं। मान लीजिए समझाएं, डांटे फटकार एकदम ढीठ हो जाए कि नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। मान लेंगे जब पैदा करने वाले ना सुधार पाए तो हम क्या सुधारेंगे 2 घंटे में? तो हम आपको कह सकते हैं, कहने के लिए, करने के लिए दबाव बना सकते हैं कि एक बार डांटेंगे फटकारेंगे, नहीं लिखेंगे तो मत लिख। ठीक। तो हम केवल कह सकते हैं या दबाव बना सकते हैं, बाध्य नहीं कर सकते। आपकी इच्छा होगी लिखेंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं लिखेंगे। तो उसी तरीके से पार्ट 4 क्या है? ये राज्यों को कहा गया है कि आपको ये काम करने हैं, राज्य करते हैं ठीक है, नहीं करते हैं तो उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। लिख लीजिए, नॉन जुडिशियबल इन कोर्ट। न्यायालय में वाद योग्य नहीं, या शुद्ध भाषा में लिखा रहता है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं। वाद योग्य नहीं या प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय, जुडिशियबल। समझ गया? क्लियर हो गया? अब देखिए, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी भाग 3 पार्ट 3 आपको जो लिखवाया था फंडामेंटल राइट्स, तो जहां मौलिक अधिकारों का हेडिंग लगवाए थे वहां पर खोल के लिख लीजिए, न्यायालय में प्रवर्तनीय है, जुडिशियबल इन कोर्ट। भाग 3 जहां पर लिखवाया था। जहां पर फंडामेंटल राइट्स की हेडिंग डलवाए थे, शुरुआत किए थे भाग 3 हम लोग, तो वहां पर हेडिंग डाल के, वहां पर जो हेडिंग डाला था ना भाग 3 का, तो वहां पर लिखे न्यायालय में वाद योग्य है, जुडिशियबल इन कोर्ट। जहाँ फंडामेंटल राइट्स हम लोग शुरू किए थे, बोले ना भाग 3 हेडिंग डाल लीजिए, हम शुरू करते हैं। न्यायालय में प्रवर्तनीय, जुडिशियबल। तो भाग 3 क्या है? जुडिशियबल है, और भाग 4 नॉन जुडिशियबल। ठीक, क्लियर? अब ये शुरू से रहा, ये जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, आपको बताया था, बहुत डिटेल में ये आया था, तो उसी में इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब कि निर्देश दिया गया कि राज्यों को ये काम करना है। लिख लीजिए, 35 के भारत शासन अधिनियम में, इन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इट वाज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिंदी में उसका ऑब्लिक कर लीजिए, अनुदेश प्रपत्र। अनुदेश प्रपत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेश प्रपत्र कहा गया। क्लियर? अब ये जो अनुदेश प्रपत्र है ये आयरलैंड से लिया गया। अब इसको क्यों जोड़ा गया? पहली बात तो ये जोड़ा गया कि भाई भारत में जो सरकार है, जो शासन है, हमारे शासन का जो उद्देश्य है कि एक जो राज्य की स्थापना है, हमारा जो राज्य यानी हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो देश है, ये कल्याणकारी राज्य हो। भारत, आपको बताया ना, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। भारत एक क्या है? कल्याणकारी राज्य है। यहाँ पर राज्य का उद्देश्य विकास करना नहीं, यहाँ पर राज्य का उद्देश्य लोगों का भला करना है। जैसे आपको बताया था ना कि आपको अपनी पसंद की आजीविका चुनने का अधिकार है। ये क्या दिखाता है कि आपकी योग्यता है चाहे नहीं, आप कुछ भी कर रहे हैं। तो ये क्या है? वेलफेयर स्टेट, कि हमें बस लोगों का भला करना है।
यानी भाग 4 लोगों की भलाई करने के लिए संविधान को कहा गया कि भाई राज्य का कर्तव्य है कि वो लोगों की क्या करे, भलाई करे, और लोगों की भलाई के लिए ये नीतियां बनाए, ये काम करे। वो क्या क्या बताया गया है वो आगे आपको बताएंगे। तो ये क्या है, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और आर्थिक और सामाजिक रूप से, आर्थिक यानी फिर इकोनॉमिकली, और सामाजिक रूप से गणतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब सबकी बराबर रूप से क्या हो, भागीदारी। तो लिखिए डीपीएसपी का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, टू स्टेब्लिश द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, और कल्याणकारी राज्य की स्थापना, एंड टू स्टेब्लिश द वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक क्या हो, लोकतंत्र हो, और एक क्या हो, भारत एक क्या बने, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य का मतलब कि राज्य लोगों की भलाई करे, यानी राज्य का उद्देश्य है कि वो राज्य क्या करे, लोगों की भलाई करे, लोगों के कल्याण के रूप में काम करे। अब ये तत्व इसीलिए जोड़े गए, पहले इसको, इस पर विचार किया गया तो पहले इसको जोड़ा जाना नहीं था, लेकिन ये कहा गया कि नहीं, क्योंकि हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के समय आपको बताया था कि असमानता बहुत ज़्यादा था, डिस्क्रिमिनेशन। कुछ लोग अमीर थे, वो बहुत अमीर थे, कुछ गरीब थे, वो बहुत गरीब थे। सामाजिक रूप से कुछ जातियां बहुत आगे थी और कुछ जातियां बहुत पीछे थी। तो सबको एक लेवल पर लाने की आवश्यकता थी, एक लेवल पर सबको बराबर करना था। अब अगर वहीं छोड़ देते कि भाई अब सरकार कुछ नहीं करेगी, जिसको जो करना हो आप स्वतंत्र हैं, जैसे अमेरिका क्या है, स्वतंत्र है, जिसको जो करना हो करिए, आप जितना आगे बढ़ सकते हैं, बड़ी पूंजीवादी व्यवस्था। तो इसी तरीके से राज्य में भी करते कि भाई आपकी इच्छा जो मर्जी है वो कीजिए, राज्य आपको इंटरफेयर नहीं करेगी। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी, किसी न किसी को काटना पड़ेगा, कुछ नियंत्रण बढ़ाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, अमीरों से हिस्सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, लोगों से ज़मीनें लेनी पड़ेगी, बांटना पड़ेगा गरीबों में संसाधन, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा राज्य को। तो कंट्रोल की भावना आएगी तो उससे हो सकता है कि लोगों के मौलिक अधिकारों पर हस्तक्षेप हो। जैसे बताए जमीन छीना जाने लगा, फंडामेंटल राइट था, लोग कूदना शुरू किए, हमारा क्यों छीन रहे हैं, क्यों छीन रहे हैं, क्योंकि हमें गरीबों को देना है। असमान वितरण है संसाधनों का, तो हमें क्या करना है, इक्वल करना है। समझ रहे हैं चीज़ें। तो खुला नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि हमारे देश में क्या थी, असमानता बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का मतलब जो पिछड़े हुए सामाजिक रूप से, जो आर्थिक रूप से लोग हैं, उनको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उनके लिए व्यवस्था हमारा संविधान बनाए। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, कुछ चीज़ें और भी का मतलब कि जैसे बताया कि इसको नॉन जुडिशियबल क्यों नहीं, क्यों बनाया गया, क्यों नहीं इसको भी जुडिशियबल कर दिया गया, इसको भी गारंटीड कर दिया गया होता कि भाई सरकार अच्छे काम कर ही रही है तो गारंटी के साथ करे। तो इसमें भी कई सारी समस्याएं हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, संसाधनों का अभाव। भाई सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है, ये सब छोटे मोटे देश में हो सकता है, बड़ा देश भारत है। अब बड़े देश में इतनी विषमताएं हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि एक साथ गारंटी के रूप में सबको नहीं किया जा सकता। सब कुछ कंट्रोल एक जैसा हर जगह नहीं हो सकता, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, लोगों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो सबको एक लेवल पर लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए कहा गया कि राज्य प्रयास करेंगे, नए प्रयास करेंगे तो उस पर दबाव बनाया जाएगा, लेकिन उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली सारी चीज़ें लागू करना संभव नहीं हो सकता। ठीक है कि जैसे सरकार योजनाओं का लाभ देती है, वृद्धावस्था पेंशन है तो विधवा पेंशन, अब किसी को मिला किसी को नहीं मिला, अब कहाँ कहाँ तक ढूंढेंगे। अब पता चला कि मुकदमा और बढ़ रहा है कि इनके यहाँ मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा, उनको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, किसको किसको देंगे। गरीबों का घर बनवाना है, किसका किसके घर बनवाएंगे, कुछ अब गारंटी दे दे तो पता चला सबका बनवाना पड़ेगा, सब केस मुकदमा किए पड़े।
कोशिश कर रहे हैं बनवाने से, क्योंकि देश हमारा क्या है, बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो सबका कल्याण कर पाना संभव नहीं है। राज्य कोशिश करती है जहाँ तक हो सके कर देंगे। जैसे एक बार मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे 1,000 रुपया सब, या 500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी की रजिस्टर ऑफिस में इतने लोग लाइन लगवाए, इतने लोग लाइन लगवाए कि मतलब करोड़ों की संख्या में आ गया। अब किसको किसको भत्ता देंगे, सरकार बंद कर दिया गया, एक आध बार दे के फिर खत्म कर दिया गया, छोड़ो कितना दे सकते हो। अगर आज सरकार बेरोजगारी भत्ते की घोषणा कर दे कि इतने साल की बेरोजगार व्यक्ति को हम जो है कि भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता, तो सोचिए इतने लोग बेरोजगार पैदा हो जाएंगे कि पूछिए मत। तो फिर किसको किसको देते फिरेंगे। अगर कहती भी है तो कुछ लोगों को दे पाएगी, बात ज़्यादातर लोगों को नहीं दे पाएगी। योजनाओं का लाभ कुछ लोगों को दे पाते हैं, कुछ लोगों को नहीं दे पाते। तो इन चीज़ों को गारंटीड नहीं रखा गया। अब गारंटीड नहीं रखा गया, इसीलिए मामला थोड़ा हल्का हो जाता है। कहने में चीज़ें आसान होती हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली करने में बहुत क्या होता है, मुश्किल होता है। जैसे 2015 में हाई कोर्ट का एक फैसला आया कि भाई पोल्यूशन बहुत हो रहा है नदियों में, जो मूर्तियां दशहरे पर और गणेश विसर्जन में जो मूर्तियां जो नदियों में प्रवाहित होती है, गंगा नदी में प्रवाहित नहीं होंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब कोर्ट तो फैसला दे के भारी हो गई कि मूर्तियों को गंगा नदी में प्रवाहित नहीं करेंगे, नदी में प्रदूषण हो रहा है, तो मूर्तियां जाएंगी कहाँ। तो ये कहा गया कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो अलग अलग कोनों पर तालाब खुदवाए, जहाँ तालाब नहीं है वहाँ तालाब खुदवाए, बाकी जो जो तालाब है वहाँ पर मूर्तियों का विसर्जन करवाए। अब सोचिए जब दशहरा दुर्गा पूजा आता है तो प्रशासन को इतना सर दर्द होता है कि उधर सामने घाट की तरफ, उधर जो है कि नक्की घाट के उधर जाके टेम्पररी तालाब बनाया जाता है। उसमें प्लास्टिक का वो तिरपाल लगाएंगे, फिर उसमें पानी भरा जाता है, फिर मूर्तियों का विसर्जन पकड़ पकड़ करवाया जाता है, फिर मूर्तियां निकाल के फेंकी जाती हैं, फिर गड्ढा पाट दिया जाता है, अगले साल फिर गड्ढा खोदा जाएगा, फिर निकाला जाएगा। संकुलधारा पोखरा है, बाकी जितने पोखरे हैं उस सब में यही व्यवस्था होती है। पोखरा वोखरा जहाँ पर है नेचुरली तो वहाँ पर डालेंगे, अगले दिन निकालेंगे, ऐसे बह जाती थी नदी में, हो जाता। अब एक फैसला दिया गया, अब एक फैसले में इतना सर दर्द हो गया कि पूछिए मत, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया। फैसला दे देना तो आसान है, लेकिन कोर्ट को तो पता नहीं कितने हजार मूर्तियां हैं बनारस शहर में, और उनको बहाना है, कैसे बहाना हो, कितने लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, कहाँ कहाँ लेके जाएंगे। तो कह देना बहुत आसान है कि ये कर देना चाहिए, होगा कहाँ से, समझ गया। तो बहुत सारी समस्याएं हैं इन चीज़ों को हकीकत में लागू करने के लिए, तो इसीलिए इसको जुडिशेबल नहीं माना गया। अब जुडिशेबल न माने जाने की वजह से ये थोड़ा सा हल्का हो गया, हल्का अपने आप हो गया। कहा जाता है कि इसके आलोचकों ने इसकी आलोचना की कि ये उस तरीके का बेयरर चेक है जो सरकार अपनी इच्छा के अनुसार उस चेक को कैश कराती है। बेयरर चेक होता है ना, कि वो चेक जिसके हाथ में है वो चेक क्या माना जाएगा, उसी का माना जाएगा। तो अब ये नॉन जुडिशियबल है, यानी सरकार की इच्छा होगी करेगी, नहीं इच्छा होगी नहीं करेगी। तो जिस मामले में सरकार को लगता है कि हमें कर देना चाहिए तो बड़े आराम से कर देंगे, बोलेंगे कि भाग 4 में लिखा हुआ है इसलिए कर रहे हैं। जो काम करने का मन नहीं करेगा वो नहीं करेंगे, बोलेंगे जाओ नहीं करेंगे, जो करना हो कर लो। क्या कर लोगे, कोर्ट जाओगे, चले जाओ, जा ही नहीं सकते आप। तो ये फिर किसकी इच्छा पर हो गया, सरकार की। कि अब जैसे ट्रिपल तलाक पर कानून बनाना था, बना दिया गया, ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बना दिया गया, उसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया, दंडनीय अपराध बना दिया गया, ठीक। गो हत्या के खिलाफ प्रतिबंध लगाना था, लगा दिया, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन उसमें रोजगार की भी तो बात कही गई है 41 में। तो रोजगार को गारंटी क्यों नहीं कानून बना के देते हैं कि हर ग्रेजुएट आदमी को कम से कम इतनी मिनिमम इनकम की रोजगार मिलेगी, वो भी तो बनाना चाहिए। हेल्थ को क्यों नहीं कानून बनाते हैं कि हर आदमी का स्वास्थ्य का अधिकार उसका मौलिक अधिकार हो। तो खर्चा ज़्यादा है, नहीं करेंगे। तो जो करने की इच्छा होगी तो कहेंगे कि भाग 4 में लिखा है इसलिए हम क्या है कर रहे हैं। करने की इच्छा नहीं होगी तो क्या कहेंगे, ये जुडिशेबल नहीं है, हम करने करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे, कोई क्या कर लेगा। तो ये फिर क्या हो गया, इच्छा पर हो गया, किया किया नहीं किया नहीं किया। तो इसीलिए इसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई, क्योंकि इसको प्रारंभ से ही क्या बना दिया गया, नॉन जुडिशियबल बना दिया गया। तो अपने आप इसका मामला क्या हो गया, हल्का हो गया कि अब
ज़्यादा इस पर दबाव नहीं रहता। तो इसको भी क्रम से आप एक एक करके अनुच्छेद देखेंगे, तब आपको धीरे धीरे करके कुछ को लागू करने के प्रयास किए गए। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले होगा 38, पढ़िए 38। तो 38 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा? एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? सोशल ऑर्डर। तो सोशल ऑर्डर का मतलब हुआ कि एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि जिससे लोगों के, अब देखिए यहाँ पर तीन चीजें लिखी हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो कितने न्याय बताए गए हैं? तीन: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। राज्य विशेषकर आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अनेक व्यवसायों में शामिल लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को क्या करेगा? समाप्त करने का प्रयास करेगा। यानी कि जो असमानता है उसको राज्य क्या करेगा? समाप्त करने का प्रयास करेगा, ताकि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाया जा सके। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने का मतलब क्या हुआ कि इसमें देखिए न्याय तीन प्रकार का दिया गया। पहला न्याय कौन सा है? सामाजिक न्याय। न्याय का मतलब होता है इक्वल, सब बराबर। तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि समाज में सारे लोग क्या हो? बराबर हो, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, महिलाओं को पुरुषों के क्या मिले? बराबर अधिकार मिले। ठीक। जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति, जो भी पिछड़े हुए सामाजिक रूप से हैं, उनको क्या किया जाए? एक स्तर पर लाया जाए। तो इसके लिए राज्य बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाती है कि आप देखिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। किसके लिए? स्पेशली महिलाओं के कल्याण के लिए, या जो पिछड़े वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए सरकार बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाती है, बहुत सारी योजनाएं बनाती है। वो इसीलिए बनाती है ताकि सामाजिक रूप से उनको क्या किया जाए? बराबर किया जाए। आर्थिक न्याय यानी है नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं सामाजिक न्याय लाने की। आर्थिक न्याय का मतलब हुआ कि आर्थिक रूप से सभी लोग बराबर हों। अब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आर्थिक रूप से सभी लोग बराबर हों, क्योंकि आर्थिक न्याय का मतलब 100% आर्थिक न्याय तब होगा कि जब हमारी सैलरी भी मुकेश अंबानी के बराबर हो जाए। सब लोग आर्थिक रूप से क्या हो? बराबर हो, यही तो होगा। लेकिन ये संभव नहीं है कि सब लोग आर्थिक रूप से क्या हो? बराबर हो। तो सरकार इसी आर्थिक न्याय की भावना को ध्यान में रखते हुए अमीरों से टैक्स ज़्यादा लगाती है, गरीबों को टैक्स फ्री चीज़ें देती है, या चीज़ों पर बहुत सारी क्या दी जाती है? सब्सिडीज दी जाती है। तो वो इसी आर्थिक न्याय की अवधारणा पर लगाई जाती है। जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया, योजना आयोग, नीति आयोग, ये इसी आर्थिक न्याय की अवधारणा पर काम करते हैं। योजना आयोग किस लिए बनाया कि भाई धन का जो असमान वितरण है उसको क्या किया जाए? समान किया जाए, सबको हिस्सेदारी दी जाए। तो योजना आयोग, नीति आयोग इसी आर्थिक न्याय की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। कोशिश करेंगे कि सब लोग बराबर हो। अब हो नहीं पा रहा है, कोशिश करते हैं। और तीसरा है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि राजनीतिक रूप से सारे लोग क्या हो? बराबर। और हमारे यहाँ राजनीतिक न्याय है, पॉलिटिकल जस्टिस पूरा है। राजनीतिक न्याय का मतलब कि सबकी राजनीतिक वैल्यू बराबर है। कि जैसे आप वोट डालेंगे तो कितना काउंट होगा? एक एक भिखारी भी वोट डालेगा तो उसका भी एक ही काउंट होगा। मुकेश अंबानी का भी एक ही काउंट होगा, और नरेंद्र मोदी का भी एक ही काउंट होगा। तो राजनीतिक रूप से सब क्या है? बराबर है। अब सोचिए ये राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस तरीके से डाली गई कि अगर ये न होता तो जैसे आज जितने भी हमारे सरकारें हैं, नेताजी लोग होते हैं ना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, ये भले ही बैठक करें मोदी के साथ, अंबानी के साथ, अरे अडानी के साथ, अंबानी के साथ, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ, लेकिन भाषण देना होता है तो फिर किसकी बात करते हैं? गरीब जनता की बात करते हैं, आम जनता की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, मिडिल क्लास की बात करते हैं। भले ही नीतियां बनाए अंबानी अडानी के लिए, लेकिन भलाई की बात किसकी करेंगे? गरीबों की। क्यों?
क्योंकि अंबानी अडानी उन्हें पैसा तो दे सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। और सरकार किससे बनती है? वोट से। और ज़्यादातर लोग क्या हैं? गरीब। यानी गरीबों की संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है। और अमीरों की संख्या क्या है? बहुत थोड़ी सी। और सरकार किससे बननी है? मुकेश अंबानी 4-5 वोट से ज़्यादा क्या दे देंगे? और गरीब लोग 90% तो वही हैं, गरीब टाइप। तो इसलिए भाषणों में ही कहना पड़ता है कि हमें महिलाओं को सुरक्षा देनी है, तो गरीबों को कल्याण करना है, गरीब कल्याण योजना बनाना है, फ्री में राशन बांटना है। ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि इनसे क्या लिया जा सके? वोट लिया जा सके, क्योंकि इनकी राजनीतिक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। जो बड़े बड़े उद्योगपति वो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि वोट वैल्यू कितनी है? बहुत कम। और यहाँ पर गरीब ही गरीब है, किसान ही किसान, मध्यम वर्ग ही ज़्यादा है। तो उसको मजबूरी में खुश करना पड़ता है। आप सोचिए, जिस दिन इनकी संख्या ज़्यादा हो गई अमीरों की, तो ये भाषण से भी गायब हो जाएंगे। अब भाषण में भी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि अब वोट तो भैया अमीर लोग पैसा भी दे रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, तो उनके भलाई, जो उनके भलाई काम करेगा उसका भला करेंगे कि फालतू में गरीबों के पीछे परेशान रहे? समझ गए? तो अभी भाषण में हम लोग किसी लिए हैं? राजनीतिक न्याय की वजह से, क्योंकि हमारी वोट वैल्यू है। नेता इसीलिए आपके पास हर 5 साल बाद आते हैं। नहीं तो आप बैठेंगे 4 साल 4.5 साल अमीरों के पास, लेकिन जब वोट मांगना होगा, पैसा मांगना होगा, तो उनके पास जाएंगे। वोट एक ही बार मांगना है, आ जाते हैं, एक भाई वोट दो। अगर ये भी ना होता, उनसे ही वोट से काम चल जाता, तो फिर तो मजा ही आ जाता। तो ये राजनीतिक न्याय हमारे यहाँ है, सबको राजनीतिक न्याय हमारे यहाँ दिया गया है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, तो बाकी ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें सबको हिस्सा क्या हो? बराबर मिले। तो यानी लोक कल्याण की वृद्धि के लिए राज्य क्या बनाएगा? व्यवस्था बनाएगा। समझ गए? 39-38 का मतलब। चलिए अगला आते हैं 39, कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार से करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष तथा स्त्रियों को क्या हो? पुरुष, स्त्री और सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। कि ऐसी व्यवस्था बने कि सबको क्या हो? पर्याप्त साधन मिले। अब देखिए, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम प्राप्ति हो। आर्थिक व्यवसाय इस प्रकार चले जिससे धन के उत्पादन और सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। संकेंद्रण का मतलब एक जगह इकट्ठा। यानी कि इस प्रकार से राज्य आर्थिक व्यवसाय चलाने की कोशिश करेगा कि धन का अहितकारी संकेंद्रण, यानी अहितकारी रूप से पैसा एक जगह न इकट्ठा हो जाए, वो सबको उसका हिस्सा क्या मिले? बराबर मिले। समझ गए? ये कहा गया है राज्य को, यानी राज्य ऐसी व्यवस्था क्या करेगा? बनाएगा, ताकि सबको संसाधन, भौतिक संसाधनों को सर्वोत्तम रूप से क्या हो? प्राप्ति हो, और अहितकारी संकेंद्रण धन का क्या हो? न हो, सबको बराबर हिस्सा मिले। ये संविधान ने किसको कहा? राज्य को करने के लिए कि आप ऐसी व्यवस्था बनाइए। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए क्या हो? समान वेतन मिले, कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेज, यानी इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। ठीक। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न आना पड़े जो उनकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल न हो। ऐसा भी होता है कि आर्थिक जरूरत पड़ती है, वो अपनी शक्ति से बाहर, क्षमता से बाहर और आयु से बाहर जाके काम करते हैं। बच्चे भी कई बार काम करते हैं, या बुजुर्ग लोगों को कई बार काम करना पड़ता है। ठीक। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य, विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए, और शोषण के विरुद्ध उनकी क्या की जाए? रक्षा की जाए। 42 संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा भी गया था। तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या दिखाती हैं? कि सबको सामाजिक रूप से क्या रखा जाए? बराबर रखा जाए। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। कोशिश होती है, नहीं मिल पाता। क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा, पुरुषों को ज़्यादा पैसा मिलेगा, महिलाओं को कम पैसा मिलेगा, और ये हर जगह होता है। तो कोशिश कर रही है सरकार की सबको बराबर दे। हालांकि सरकारी नौकरियों में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, फिर भी हो जाता है कई बार।
तो राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि सबको क्या रखा जाए, इक्वल, एक लेवल पर लेके आया जाए। समझ गए? तो ये सब निर्देश आपको क्या बताते हैं कि राज्य क्या है, कल्याणकारी है। चलिए अगला है आर्टिकल 39A 39 का। 39 का कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क वित्तीय सहायता, इक्वल जस्टिस, और फ्री लीगल एड, कि न्याय सबको क्या हो, बराबर रूप से मिले, सबको न्याय क्या हो, बराबर रूप से मिले। और विधिक सहायता की जो न्याय जिसको नहीं मिल पा रहा है, कोई बड़ा वकील हायर नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या मिले, निःशुल्क विधिक सहायता मिले। कोशिश की जाती है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, किसी को विधिक सहायता मिल पाती है, किसी को नहीं मिल पाती। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार से काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। साथ ही यह सुनिश्चित करे कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न हो जाए, आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के कारण। तो इसीलिए हाँ, सरकारी वकील दिए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा अगर आप कोई वकील करना चाहें, ठीक है, नहीं करना चाहें तो सरकार आपको लीगल एड देती, लेकिन हमेशा इसके अवेलेबल रहेगा तो मिल जाएगा। अगर वही ये किस में होता, पार्ट 3 में होता, तो गारंटी के साथ मिलता, लेकिन अब गारंटी के साथ नहीं अवेलेबल रहेगा तो मिल जाएगा, नहीं रहेगा तो फिर ठीक है, ठीक, समझ गए? कोशिश करेंगे, ठीक है, किस बात की, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की। समझ गए? अगला अनुच्छेद 40 से 40 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट ये आर्टिकल आता है। जैसे मौलिक अधिकार में 4-5 आर्टिकल आपको टिक कराए थे ना कि ये अनुच्छेद आते हैं, उसी तरीके से डीपीएससी के भी कुछ आर्टिकल हैं जो डायरेक्ट आते हैं। उसमें एक आर्टिकल कौन सा है, 40। तो 40 अनुच्छेद क्या कहता है कि राज्य किसका गठन करेगा, पंचायतों। तो पंचायतों के गठन की बात किस अनुच्छेद में कही गई, 40 में डायरेक्टली सीधे सीधे कहा गया कि देखिए, कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक। अब इसमें कहा गया तो राज्य प्रयास कर रही थी, आपको बताया कि पहले जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया, बलवंत राय मेहता समिति बनी, अशोक मेहता समिति बनी, कई सारी समितियां बनी, विष्णुबल सिंघवी कमेटी बनी। फाइनली जब कौन सा संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ, तब जाके उसको संविधान में स्थान दिया गया। यानी 40 में कहा गया था, इसी 40 का भी दबाव था कि क्या है कि राज्य ऐसे कदम उठाएगा जो किस लिए, पंचायतों के गठन हेतु उनकी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक। तो ये उसी के तहत ये 73वां संविधान संशोधन किया गया, 74वां संविधान संशोधन किया गया, क्योंकि अनुच्छेद 40 में पहले से इसको मेंशन किया गया। जब कहा गया तो राज्य ने किया। अब ऐसा नहीं कि कहा गया तो पहले ही जब देश आजाद होते ही करें, कोशिश किए, आके फाइनली 93 में जाके हुआ। समझ गए? तो ग्राम पंचायतों के गठन में देखिए, अनुसूची अगर पूछा जाए तो कौन सी अनुसूची है, अनुसूची 11, और अनुच्छेद पूछा जाए तो कौन सा है, 40। समझ गए? आर्टिकल 40। चलिए 41 देखिए, 41 अनुच्छेद क्या है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, कि काम पाने का अधिकार, कि राज्य, अब देखिए इसमें लिखा क्या है डिटेल, कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता आदि के दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा, करेगा। ठीक, तो वही काम पाने का अधिकार। तो योजनाओं में हम लोग पढ़ते हैं ना मनरेगा, तो मनरेगा किस अनुच्छेद से बनाया गया, 41 में कहा गया कि लोगों को काम दिलाया जाए, तो काम दिलाने के लिए सरकार ने मनरेगा बना दिया। ठीक, कोशिश की। या काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार तो मौलिक अधिकार, लोक सहायता,
लोक सहायता का मतलब क्या होता है कि जैसे सरकार जो मदद करती है बहुत सारी योजनाओं से मदद करती है ना, जैसे बताया ना, किसी को वृद्धावस्था पेंशन देना है तो किसी को विधवा पेंशन देना है, गांव में शौचालय बनवाते हैं ना, सरकारी शौचालय, तो ये राज्य का कर्तव्य है कि सबको दे। हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, केस नहीं कर सकते। राज्य कोशिश करे, आप ये नहीं कहेंगे हमारे पड़ोसी के यहाँ वृद्धावस्था पेंशन उनके बुजुर्ग को मिल रही, हमारे बुजुर्ग को नहीं मिल रही, इसके लिए आप क्लेम नहीं करेंगे। राज्य कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है वो दिलाया जाए, जिनको मिल गया ठीक, जिनको नहीं मिला वो फिर क्लेम नहीं कर सकते। होता है ना, बेरोजगारी भत्ता किसी को दिया किसी को नहीं दिया, किसी घर जो सरकार जो मदद कर रही है देती है, मिलता है मिला नहीं मिला ठीक। तो किस अनुच्छेद से दिया जाता है, 41। चलिए 42। तो 42 में क्या है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं। मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता, मैटरनिटी, प्रसूति सहायता का उपबंध, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 42। ठीक। अब ये जो आर्टिकल 42 है, अनुच्छेद 42 है, वो बता रहा है कि भाई क्या दिया गया है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं। न्याय संगत का मतलब कि जस्टिस, कि ऐसी हो व्यवस्था कि सबके लिए वर्किंग कंडीशन क्या हो, ठीक हो। ठीक, वर्क कंडीशन सबके लिए क्या हो, मानवोचित दशाएं में बहुत खराब कंडीशन में आपको काम करने के लिए विवश नहीं करेगी राज्य। कोशिश करते हैं। प्रसूति सहायता, जैसे महिलाएं गर्भवती होती ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था और हॉस्पिटल लेके आने जाने की व्यवस्था, बच्चे को पैदा कराने की व्यवस्था, तो ये सारी व्यवस्थाएं राज्य करेगी। हो गया ठीक, नहीं हो गया तो उसके लिए आप क्लेम नहीं करेंगे। अब जो खदान में काम कर रहा है उसके लिए तो एसी नहीं लगवाए, कोशिश करेंगे भाई सबको अच्छी कंडीशन में काम मिले, जिसको मिल गया ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। ठीक है, चलिए 42 देखिए, 43 देखिए, 43। तो 43 में क्या कहा गया है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी का मतलब होता है लिविंग वेज, लिविंग वेज या सर्वाइवल वेज कह सकते हैं, कि कम से कम इतनी मजदूरी मिल जाए कि उसका जीवन क्या हो, चल सके। तो इसके लिए अलग से मिनिमम वेजेस एक्ट पास किया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कि कम से कम इतनी सर्वाइवल वेज मिल जाए। अब इसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं हमको इतना चाहिए, क्योंकि डीपीएसपी में है। अगर वही मौलिक अधिकार में होता है तो फिर क्या होता है, इसके लिए आप डिमांड करते हैं, इसके लिए आप क्लेम करते हैं। राज्य कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया जाए, जिनको मिल गया ठीक, जिनको नहीं मिला वो इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। लिखा हुआ है ना कि उपयुक्त विधान के द्वारा कृषि उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को कार्य निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगी। साथ ही राज्य ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी, कोशिश करेंगे। अब कोशिश करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हर राज्य में जाके कुटीर उद्योग लगा ही देंगे, कहीं लगा कहीं नहीं लगा, ये राज्य का क्या है, प्रयास है, सरकार संविधान ने कहा है। ठीक। अब इसी में कुछ चीजें और जोड़ी गई, जैसे लिखा आ गया है कि 43 का 43 क्या है, कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। कि जैसे आप देखिए जो मैनेजमेंट होता है तो मैनेजमेंट में शेयर्स दिए जाते हैं, तो शेयर दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं, मजदूरों को दिए जाते हैं, उनको भी हिस्सेदारी दी जाती है कि उद्योगों के प्रबंधन में उनका जब हिस्सा होगा तो वो भी उद्योग पर अपने कर्म का, अपने काम के लिए, अपने कार्य की उचित दशाओं के लिए संघर्ष कर सकते हैं, मैनेजमेंट पर दबाव बना सकते हैं प्रबंधन पर, कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों अथवा संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। तो इसमें जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जब शेयर वगैरह जारी करते हैं तो उनमें कहा जाता है कि एक निश्चित मात्रा में शेयर उनके किसको दिया जाए, कर्मचारियों को दिया जाए, ताकि कर्मचारी उसमें क्या हो, शेयर होल्डर हो, तो मैनेजमेंट में उनकी हिस्सेदारी होगी। जब मैनेजमेंट में उनकी हिस्सेदारी होगी तो अपने हिसाब से वो काम कर पाएंगे। ठीक। इसी में आपने सहकारी समितियां सुनी होंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 43 ख। तो 43 ख में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी।
ऐसा पूछा गया 43 का आया है एग्जाम में कि सहकारी समितियां किस में हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कि राज्य सहकारी समितियों के प्रबंधन, प्रचालन व नियंत्रण राज्य की सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करेगा। कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि भाई सहकारी समितियां गठित हों, वो आगे बढ़े। ये पहले नहीं था, इसको 97 में संशोधन से जोड़ा गया था, बाद में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, कि संशोधन से इसको जोड़ा गया था 97 में से। क्लियर? पहले नहीं था, बाद में सहकारी समितियां जुड़ी गई। तो सहकारी समितियों के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? 43 ख। चलिए अगला है अनुच्छेद 44, 44। 44 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 बड़े इंपॉर्टेंट है। 44 में क्या कहा गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी आपने सुना होगा, बड़ा चर्चा में रहता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जिसको समान नागरिक संहिता कहते हैं, इस आर्टिकल को भी टिक कर लीजिएगा, 44 आता है एग्जाम में सीधे सीधे। तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर एवरी सिटीजन, जितने भी नागरिक। लिखा हुआ है कि राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। अभी है नहीं, कोशिश की जाएगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है, सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म को मतलब तो पता है कि सबके लिए क्या हो, मामला बराबर। सिविल कोड क्या होते हैं कि जो पर्सनल लॉज होते हैं, निजी कानून जो होते हैं, जो सिविल कोड, जैसे सक्सेशन है, उत्तराधिकार है, विवाह विच्छेद है, ये अलग अलग समुदायों में, अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग होते हैं, अलग अलग सबकी मान्यताएं होती हैं। तो उसके हिसाब से सभी समाजों की व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। सबके आप देखते हैं अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। अब सामाजिक रूप से भेदभाव बहुत ज़्यादा है। जैसे सोशियोलॉजी पढ़ा है कोई इसमें ग्रेजुएशन में, समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अगर पूछा जाए कि हिंदू विवाह क्या है, हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह क्या होता है? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, सोशियोलॉजी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हिंदू विवाह एक संस्था है। हिंदू मैरिज क्या है? इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। और जो मुस्लिम मैरिज होती है, मुस्लिम विवाह, यानी हिंदू विवाह क्या माना जाता है? संस्था। और मुस्लिम विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा होती है, संविदा बोलते हैं ना। तो हिंदू मैरिज क्या है? इंस्टीट्यूशन है। और मुस्लिम मैरिज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक। तो जो इंस्टीट्यूशन होता है, संस्था बनती है, संस्था का मतलब उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं जुड़ जाती हैं। ठीक। और मुस्लिम मैरिज क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। मुसलमानों की शादी देखेंगे तो उसमें लिखा पढ़ी होती है, वो हामी भरवाई जाएगी कि आपको मंजूर है, बोले कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है, इतने मेहर की रकम एडवांस में पैसा जमा करते हैं, कितना एडवांस में दिया जा रहा है, लड़की वाले को लड़के वाले देते हैं, उस पर गवाह साइन करते हैं, गवाहों के साइन होते हैं, जो शादी कर रहा है उसका साइन या जो भी कराया जाता है। तो उसमें उपस्थिति गवाह होते हैं, उनकी उपस्थिति में सब व्यवस्था लिखत पढ़त में होती है, यानी लिखाई कर दी जाती है। हिंदी विवाह में कहीं लिखवाया पढ़वाया नहीं जाता। ठीक है, वो एक इंस्टीट्यूशन के रूप में तैयार हो गया। तो जो इंस्टीट्यूशन होती है, इंस्टीट्यूशन बनने में समय लगता है, इंस्टीट्यूशन का निर्माण होता है, समय लगता है, जैसे संविधान का निर्माण हुआ। तो जब निर्माण होगा, समय लगेगा, तो ये टूटेगा नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट संविदा क्या है? ये अगर जुड़ी है एक इंटरेस्ट के लिए, एक उद्देश्य के लिए, अगर उद्देश्य पूरा नहीं हुआ या खटपट बनी या नहीं जमा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं? आप तोड़ सकते हैं। तो मुस्लिम मैरिज में जो डिवोर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो विवाह विच्छेद का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत आसानी से होता है। बोले तलाक तलाक तलाक, शादी खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं होता। विवाह विच्छेद बहुत रेयर हो जाता है हिंदू विवाह में। बोलते हैं ना, 7 जन्मों का साथ चले जाएंगे, करेंगे ही नहीं। समझ गए? तो इसमें क्या होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इसमें डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं के बराबर, बहुत रेयर। अगर हो तो उसके लिए बहुत ऐसी कड़ी शर्तें हैं कि आप आसानी से उसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू स्मृतियों में पढ़ेंगे, बहुत लंबी लंबी शर्तें हैं कि पति गया और 10 साल तक लौट के आया ही नहीं, उसकी कोई खोज खबर नहीं आई, इस तरीके से बड़ी सारी शर्तें होती हैं।
और इसमें क्या है, आसानी से कि भाई हमारी नहीं बन रही, हम संविदा तोड़ रहे हैं, जो अमाउंट पैसा दिया गया है वापस कर देंगे, टूट जाएगा। तो जब टूटेगा आसानी से तो फिर नए सिरे से जुड़ेगा भी, और जो टूटेगा नहीं वो जुड़ेगा नहीं। तो इसीलिए हिंदू विवाह में रीमैरिज का कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल हो जाता है, और मुस्लिम सोसाइटी में रीमैरिज बहुत आसानी से होता है। समझ गए? तो रीमैरिज किस में आसान, भाई जो आसान से टूटेगा तो फिर जुड़ेगा दूसरे से, जो जुड़ेगा ही नहीं जो टूटेगा ही नहीं वो जुड़ेगा कहाँ से। स्पेशली महिलाओं के केस में हो जाती है समस्या। उससे बड़ी समस्या विधवा महिला के केस में हो जाती है कि अगर पुरुष तो चलिए सिंगल है, ठीक है, लेकिन अगर किसी औरत के पति की मौत हो गई हिंदू समाज में तो उसका पुनर्विवाह संभव नहीं, रीमैरिज होगा ही नहीं। और वहां पर क्या है, आसानी से हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि कानून सबके लिए क्या हो, बराबर। तो कानून एक ही बनेगा, या तो इनका डिवोर्स आसान कर दिया जाए या उनका मुश्किल कर दिया जाए। तो एक बीच की लाइन खींचनी पड़ेगी ना कि भाई एक लेवल पर तभी आएंगे जब दोनों क्या हो, बराबर हो। इनका बहुत असंभव टाइप का है और इनका बहुत आसान है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बनाया जाए मान लीजिए यूपी में, तो फिर क्या किया जाए, हिंदुओं का तलाक आसान कर दिया या मुसलमानों का तलाक मुश्किल कर दिया जाए? बताइए क्या होना चाहिए? ऐसे कैसे हटा देंगे? नहीं, फिर भी बहुत आसान है। 3 तलाक तो ऐसा था, एसएमएस कर दिया, तलाक 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 तो तलाक हो गया। वो तो एसएमएस से कर देते थे, वो सिस्टम खत्म किया गया। बाकी आसानी से हो जाता, अभी भी बहुत आसान। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा कि दोनों को बराबर रखना होगा। तो हमारा सवाल ये है कि क्या हिंदुओं में तलाक आसान किया जाए या मुसलमानों का तलाक असंभव कर दिया जाए हिंदुओं की तरफ। लागू तो किसी एक का करेंगे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे तो। मतलब जो चैन से जी रहा है वो भी नहीं जी पाओ। आप सोचिए होता क्या है कि हिंदू विवाह में जो शादियां होती हैं तो कई बार होता है कि शादियां सही नहीं हो पाती, मिसमैच हो जाती हैं। अब अगर शादी ठीक हुई, मान लीजिए पेयर सही बन गया, तब तो ठीक है। अगर शादी मिसमैच हो गई तो या तो वो जोड़ा पूरी जिंदगी लड़ते भिड़ते जिए, सर फुटा बोल करे, आप मोहल्ले में देखते भी होंगे, घर परिवार आसपास होता है, वो लड़ते फिरते जिंदगी बीत जाएगी, मारा मारी करते हुए, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन भाई शादी हो गई तो हो गई। या अगर तलाक के लिए कोर्ट में चले गए और कोई एक पक्ष सहमत नहीं हुआ तो कम से कम 12-15 साल तो गया आराम से। तलाक का एक केस 12-15 साल खा जाता है बड़े आराम से। और अगर लड़की ने कह दिया कि इन्होंने दहेज मांगा 498, तो पूरा ससुराल अंदर, खत्म काम। तो 2 परिवार तो गए सीधे सीधे, क्योंकि जब उसकी टेंडेंसी इतनी खतरनाक है तो फिर कोई और शादी करेगा। तो अपने गई, उन सबों को भी ले बैठे, तो 2 परिवार तो गए। तो ये देखने में आपको लगता है कि ये चीज़ें बहुत आसान है, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, बहुत जटिल समस्याएं होती हैं। समझ गए? और सबसे बड़ी समस्या विधवाओं के केस में हो जाती है कि हिंदू समाज में, मुस्लिम समझ गए मर गया दूसरे शादी कर लेंगे, यहाँ पर शादी कर ही नहीं सकते। इवन विधवाओं की स्थिति इतनी गंभीर थी हमारे समाज में कि जला देते थे उससे। सती प्रथा इसलिए करा देते थे कि विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय, कि उनको अशुभ माना जाता था, इस कंडीशन में रखते थे पूरी जिंदगी, वो सर मुंडवा के रहना पड़ता था, वो घर के पीछे कहीं अंधेरे में रखा जाता था, दिन में किसी को दिखाई न दे, बहुत सारी इतनी बंदिशें होती थी कि उससे अच्छा एक बार में तकलीफ होगी जला डालो, खत्म कर दो। ये इसलिए है कि रिमैरिज हो नहीं सकता, सीधी बात। अब विधवा होगी तब तो जिंदगी बर्बाद। तो समस्या ये कि जटिलता समाज में बहुत ज्यादा होती है और उसको एक लेवल पर लाना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल है। ठीक है। और रीमैरिज और महिलाओं के केस में इसीलिए कई बार आर्थिक समाजशास्त्र इसीलिए बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है कि समाजशास्त्र में आप पढ़ेंगे तो जो निचले तबके की महिलाएं और जो उच्च तबके की महिलाएं हैं, उनमें निचले तबके की महिलाओं को ज़्यादा स्वतंत्रता होती है, उच्च तबके की महिलाएं घरों में कैद होते हैं। निचले तबके की महिलाएं बाहर जाके वो कपड़ा भी धो लेगी, दूसरे घर में बर्तन भी मार लेगी, जब आर्थिक क्षमता उसकी होगी तो अपने हिसाब से फैसले करेगी। उच्च तबके की महिला बोल नहीं सकती अपने हिसाब से, क्योंकि वो पूरी तरीके से निर्भर है, बस कपड़े बढ़िया पहने इतना है, अच्छा खाना मिल रहा है, बस इतना। स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता किस महिला को?
जो दूसरों घर में झाड़ू पोछा कर रही है वो ज़्यादा स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से काम करें, मन करेगा करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे, वो ज़्यादा स्वतंत्र है। महिलाओं की स्थिति हिंदू समाज से ज़्यादा अच्छी मुस्लिम समाज में। वो भले ही बुर के में रहें, अगर मूड खराब हुआ तो तलाक लेके हट जाएंगे, हटो। और यहाँ आप हट नहीं सकते, तलाक तो नहीं ले सकते, पुरुष एक नहीं, अगर लड़ाई झगड़ा हो तो रजिस्टर्ड होता है ना, मौलवी के पास जाएंगे, हमको सारी तोड़ देनी है, लिखा करेंगे एडवांस पैसा वापस करो, हम जा रहे हैं, खत्म। एडवांस जमा की, पैसा तो हमारा। मेहर की रकम जमा की जाती है, फिक्स होता है औकात के हिसाब से, किसी का 500 है, किसी का 5000, एडवांस हमारा वापस करो, हम जा रहे हैं। उसमें सर लड़का तलाक देता था, कोई भी दे सकता, कोई भी लड़का ही देता था जनरली लड़कियां नहीं देती थी, लड़कियों को अधिकार नहीं देते। समस्या वहां नहीं है, समस्या यहाँ है। दोनों में सर इसको जब ट्रिपल तलाक का कानून खत्म हुआ तो एक लड़का बड़ी खुशी खुशी आया कि सर ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, तुम्हें क्यों मजा आ रहा है, तुम्हें इसमें क्या फायदा? बोले सर मुसलमान महिलाओं का, मुसलमान महिला छोड़ो, हिंदू महिलाओं की बात करो। हिंदू इसलिए खुश है कि मुसलमान परेशान, सीधा फंडा सोचिए। अपना समाज दिख ही नहीं रहा, वो बस इसीलिए खुश है कि परेशान कौन हो गया, मुसलमान। अपने समाज की हालत देखना भाई पहले। अब ट्रिपल तलाक खत्म हुआ तो इसमें हिंदू को खुश होने का कोई मतलब बनता नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन खुश से बहुत थे। हमसे कह रहा सर खत्म हो गया, तुम्हें क्या मजा आ रहा है अभी, अपना समाज क्यों नहीं देखते थे? समझ रहे हैं? तो समस्या मंथन इस सोसाइटी में होनी चाहिए, स्पेशली महिलाओं के केस में, कि तलाक को एक रीजनेबल लेवल पर आसान बनना चाहिए। जो पत्थर की लकीर खोद दी जाती है ना, एक विवाह हो गया, अब वो मांग में एक सिंदूर भरा गया, अब वो हो गया, अब दोबारा चेंज वो नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। अगर करना हुआ तो फिर बहुत लड़ाई होगी, बहुत संघर्ष होगा, क्योंकि ये क्या है, संस्था है, एग्रीमेंट होता तो टूट जाता आसानी से। खैर ये सब मुद्दे समाज बताए ना, ये सब सामाजिक मुद्दे होते हैं, सोशोलॉजिकली चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। सक्सेशन में जैसे हिंदू समाज में होता है कि ज्येष्ठ पुत्राधिकार, कि बड़े बेटे को ज़्यादा लोग मान्यता देते हैं, तो बड़े बेटे को हिस्सा ज़्यादा मिलना चाहिए, कि घर में अगला स्थान बड़े वाले को मिलेगा, छोटे वाले या बाकियों को पीछे मिलेगा क्योंकि वो बड़ा है। सब जगह ऐसा नहीं, हिंदू समाज में है, बड़े बेटे को ज़्यादा हिसाब किताब दिया जाएगा। तो हर अब यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको बराबर करेगा, और ये प्रैक्टिकली हो नहीं पाता, ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर दबना पड़ेगा, और समाजशास्त्री विवेचन करेंगे तो फिर नुकसान हिंदुओं को ज़्यादा हो जाएगा उसमें, अगर ढंग से कर दिया जाए तो, एक तरफा ना सोचा जाए तो, ठीक। चलिए खैर, फिर भी कोशिशें की जा रही हैं, जैसे अभी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है, अब क्या आया अभी वो डिटेल में तो नहीं देखा गया, लेकिन इस पर पहले पर्याप्त रूप से होना चाहिए कि क्या, और खासतौर पर महिलाओं की स्थिति पर, और स्पेशली हिंदू समाज में किसकी स्थिति, विधवा महिलाओं की स्थिति, उनके क्या क्या राइट्स। इस मृत्युओं में तो बड़ी खराब दशा दिखाई गई है, हमारे जो हिंदू कानून है वो बड़ी खराब दिशा दिखाते हैं, तो कायदे से राज्य को इस पर अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। खैर, समझ में आया यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सबके लिए संहिताएं क्या हो, बराबर हो, लेकिन ये अब वही राज्य कोशिश कर रही है, जैसे गोवा में बहुत पहले से है, शुरुआती दौर से ही है, अभी उत्तराखंड ने बनाया। चलिए इसके बाद अगला अनुच्छेद है 45, 45। तो 45 में क्या है? अरे पढ़ो भाई, पढ़ तो लो बेटा। तो 45 क्या कहता है, बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, राज्य सभी बच्चों के लिए तब तक शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करना होगा जब तक वो कितना हो जाए, 6 वर्ष की आयु का नहीं हो सकता। यानी ये किसके लिए है, बिलो 6 ईयर्स, और 21 एक किसके लिए है, 6 से 14 साल। समझ में आया? तो ये 6 साल से कम आयु के बच्चों के लिए, ठीक है, 86 संशोधन द्वारा स्थापित किया गया कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 6 साल से कम आयु के जो बालक हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, उनके लिए पोषाहार स्तर, उनके लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं। तो आप देखेंगे गाँव में या शहरों में आंगनबाड़ी केंद्र बनते हैं छोटे छोटे, तो आप देखेंगे ना, वो दलिया देते हैं, वो दाल वाल देते हैं, कोई सत्तू देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, टीकाकरण करते हैं,
या खिलौने वगैरह रखे जाते हैं बच्चों को खेलने के लिए, मोहल्लों में रखे जाएंगे, तो किसी किसी में मिलेगा आपको, कहीं कहीं नहीं मिलेगा। तो जहाँ मिला ठीक है, जहाँ नहीं मिला उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, 6 साल का हो गया तो विद्यालय मिलेगा अनिवार्य रूप से, लेकिन 6 साल से कम वाले में कहीं सुविधा मिल सकती है। कहीं आप देखेंगे आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए हैं, और अच्छे बने हुए हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं देते हैं, और कई जगह नहीं भी बने हुए हैं, क्योंकि ये किस भाग में है, 4 में है। कोशिश होती है राज्य द्वारा कि देंगे, हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक, चलिए 45 तक अभी रखते हैं, कल मिलते हैं फिर 46 से बाकी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको पढ़िएगा, ठीक है। ये राज्य के लिए क्या है, कोशिश की जाती है राज्य द्वारा करने का, प्रयास करने का, हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।